बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं वाजिद अली कंबो, योर केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट, आज हम एंटी टेस्ट एमडी कैट इसका वेरी फर्स्ट यूनिट, दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, आई मीन फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसको स्टडी करने जा रहे हैं। इस यूनिट में जो मेन हमारे टारगेट होंगे उसमें मैसेज ऑफ एटम्स, इसके बाद इंपिरिकल और मोलेकुलर फार्मूलाज, मोल, एवोगाड्रो नंबर, मोलर वॉल्यूम, स्टोइचियोमेट्री, लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड हीट, ये मेजर है। और अगर आप एंटीटेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस यूनिट में से ज्यादातर न्यूमेरिकल टाइप एमसीक्यूज आते हैं। हाँ, कंसेप्चुअल भी आता है, इंफॉर्मेटिव भी आता है, लेकिन न्यूमेरिकल टाइप एमसीक्यू इससे ज्यादा पूछा जा रहा होता है। आज इसमें पहली बात जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो मैसेज ऑफ एटम्स, एटम्स के मैसेज। आप जानते हैं कि एटम्स इज अ वेरी वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ मैटर, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, और इतना छोटा है कि इसके मैस को मालूम करना नामुमकिन में शामिल है। मैं ये नहीं कह रहा कि मुमकिन ही नहीं है, वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। एक्सरे स्टडी ऑफ 20th सेंचुरी, उसने हमें क्या बताया कि जो एटम्स के मैसेज है ना, वो 10⁻⁻27 किलोग्राम, उससे 10, यानी वो बहुत ही कम हैं। हम मैसेज ऑफ एटम के लिए जो टर्म्स इस्तेमाल करते हैं उसमें पहली टर्म है मैस नंबर। अब मैस नंबर क्या है? पहली बात देखें, मैस नंबर को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। स्टूडेंट, हम ना ये जो मैस नंबर है, दिस वन इज अ टर्म यूज फॉर एलिमेंट। अब ये बात याद रखनी है कि एलिमेंट का मैस नंबर होता है, मोलेकुलर कंपाउंड या आयनिक कंपाउंड उनका मैस नंबर नहीं होता। दिस टर्म इज रिजर्व्ड ओनली फॉर एलिमेंट। और एक और बहुत अहम बात जो एमसीक्यू होता है कि मैस नंबर इज ऑलवेज इन होल नंबर। मैस नंबर हमेशा होल नंबर में आएगा। अब ये याद रखना, एक होता है होल नंबर, एक होता है फ्रैक्शन। वेरी सिंपल। होल नंबर क्या है? आपने लिखा जी 40, आपने लिखा 20, आपने लिखा 50, आपने लिखा 105, ये होल नंबर है। फ्रैक्शन क्या है? आपने लिखा 14.7, दिस वन इज अ फ्रैक्शन। आपने लिखा 105.3, दिस वन इज द फ्रैक्शन। तो मैस नंबर इज ऑलवेज इन होल नंबर। ये मैस नंबर होता क्या है? मैस नंबर इज ए, दैट्स द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, दोनों का सम हम मैस नंबर। एक और भी बात याद रखो, मैस नंबर को हम न्यूक्लियन नंबर भी कहते हैं, हम इसको न्यूक्लियन नंबर भी कहते हैं। कम से कम इतनी बातें आपको मैस नंबर के बारे में आनी चाहिए। एक और बात, एटम्स के मैसेज के लिए हम एक और बहुत मारूफ, बहुत मशहूर टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मैस। स्टूडेंट, मैं इसको RAM, रिलेटिव एटॉमिक मैस, RAM, इसका मानी क्या है? पहले तो आप ना हर एक टर्म जो है ना, इसके मीनिंग, मैं आपसे अक्सर कहता हूं कि एंटी टेस्ट में हम चीजें पढ़ाते नहीं है, हम सिखाते हैं। इसको पढ़ना नहीं है, इसको सीखना है। मैं क्या आपको सिखा रहा हूं? वहां एंटी टेस्ट में ये क्वेश्चन तो नहीं ना आएगा कि डिफाइन रिलेटिव एटॉमिक मास, ऐसा तो नहीं आएगा। वो तो एमसीक्यू टाइप एक कंसेप्चुअल चीज आपसे पूछेगा। आपको इसके बारे में कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, आपको ये चीज। और सबसे खूबसूरत बात क्या है ना, जो मैं अक्सर आपसे कह रहा होता, वो ये है कि आप लेक्चर को इस तरह समझा करें कि यही बात अगर आपको किसी को समझानी पड़े तो आप कैसे समझाएंगे। अगर आप इस जहन के साथ, अगर आप इस तरह इसको परसीव करेंगे, समझेंगे, सीखेंगे, तो आपके लिए इसको सीखना भी आसान होगा, याद रखना भी आसान होगा, अप्लाई करना भी आसान होगा। अब देखो, रिलेटिव एटॉमिक मास, रैम। पहली बात, दिस टर्म इज आल्सो यूज्ड फॉर एलिमेंट। ये भी एलिमेंट के लिए टर्म इस्तेमाल होती है। ये बड़ी बुनियादी में बात कहता हूं। पीरियोडिक टेबल में हम कहते हैं ना कि 118, 118 या अब तो 122 तक एलिमेंट्स आ चुके हैं। तो एलिमेंट के मास के लिए जो टर्म है वो है रिलेटिव एटॉमिक मास। अच्छा, इसमें रिलेटिव मीन रिलेटिव के दो मानी। रिलेटिव का मतलब होता है एज कंपेयर्ड टू। मसलन वो से मवाजना करके, यानी एटम का वो मैस जो कंपेयर करके निकाला जाता है।
भाई किससे कंपेयर करते हैं? इज देयर एनी स्टैंडर्ड एलिमेंट? यस, हमारे पास जो स्टैंडर्ड एलिमेंट है वो कार्बन 12 है। अब ये बात ध्यान में रखो कि कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। तो कार्बन हैज 3 आइसोटोप्स। मैं जिसका जिक्र कर रहा हूं वो इसे ये C12 है। अच्छा, हम C12 को क्यों ले रहे हैं? 2 बुनियादी बातें। एक बात कि ये जो कार्बन 12 है ना, ये जो कार्बन का आइसोटोप है, कार्बन का ये आइसोटोप इट इज कंपैरेटिवली स्टेबल। तो मैं स्टेबिलिटी की बेस पे बात कर रहा हूं। और जो चीज स्टेबल होती है दैट एग्जिस्ट अबंडेंटली, और ये बहुत ज्यादा दैट एग्जिस्ट अबंडेंटली, अबंडेंट एग्जिस्टेंस की वजह से मैं बात कर रहा हूं, अबंडेंट एग्जिस्टेंस, इसकी वजह से मैं इसकी तरफ आ रहा हूं। तो इसका मतलब है ये जो कार्बन 12 है इट इज अ स्टैंडर्ड। कार्बन 12 को हम स्टैंडर्ड के तौर पर लेते हैं, दिस वन इज स्टैंडर्ड, इसको लेते हैं। और हम इसके मैस को, कार्बन 12 के मैस को 12.0000 कंसीडर करते हैं। मैं सारे एमयू भी ले देता हूं, ये आपको बताता हूं एमयू क्या होता है। तो हम रिलेटिव एटॉमिक मैस लेने के लिए जिसको बतौर बुनियाद लेते हैं, जिसको बतौर स्टैंडर्ड लेते हैं, दैट इज कार्बन 12। क्यों इसको स्टैंडर्ड लेते हैं और इसका मैस कितना है, वो सारी बातें मैंने आपके सामने लिख दी। अब हमें इसकी डेफिनेशन याद नहीं करनी, हमें इसकी डेफिनेशन सीखनी है। और वो कैसे? देखो, मैं कहता हूं, मैं आपको समझाने के लिए बात कर रहा हूं, समझाने के लिए। मुझे ना मैग्नीशियम को देखो बेटा जी, मैग्नीशियम जो है ये एक एलिमेंट है, मैग्नीशियम इज एन एलिमेंट। मुझे ना मैग्नीशियम का रैम चाहिए, रिलेटिव एटॉमिक मैस चाहिए। यानी मैग्नीशियम का वो मैस मुझे चाहिए जो कार्बन 12 के साथ कंपेयर करके निकाला गया। मैं अब इसमें क्या करूंगा, मैं ये जो बात लिख रहा हूं सिर्फ आपको समझाने के लिए। मैं ना एक तराजू लूंगा, तराजू, उसके एक पलड़े में 1 एटम ऑफ C12, कार्बन 12 का एक एटम रखूंगा। तराजू के दूसरे पलड़े में मैं 1 एटम ऑफ मैग्नीशियम इसको लूंगा। यानी जिस एलिमेंट का रिलेटिव एटॉमिक मैस लेना है उसका एक एटम ले और उसके एक एटम के मैस को कार्बन 12 के एक एटम के मैस के साथ कंपेयर करें। जब आप कंपेयर करेंगे तो पता चलेगा कि मैग्नीशियम के एक एटम का मैस कार्बन 12 के एक एटम से 2 टाइम्स है, दुगना है। अब कार्बन 12 का मैस कितना है? 12। अब इसका डबल है। इसका मतलब हुआ मैं 12 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो द आंसर विल बी 24। इसका मतलब हुआ द रिलेटिव एटॉमिक मैस ऑफ मैग्नीशियम इज 24। सारे AMU लिख लो। बिल्कुल इसी तरह आप ना मैग्नीशियम की बजाय आप सिल्वर को ले लें। सिल्वर इज आल्सो एन एलिमेंट। मैं सिल्वर का रिलेटिव एटॉमिक मैस जानना चाहता हूं। इसका मतलब है कि आप सिल्वर का एक एटम इधर लेंगे और कार्बन के साथ उसको कंपेयर करेंगे और आप देखेंगे कि सिल्वर के एक एटम का मैस कार्बन 12 से कितने गुना ज्यादा है या कितने गुना कम है। इससे आप सिल्वर का रिलेटिव एटॉमिक, मैं एक और आपको बात बताता हूं, ये सिल्वर का ना 108 तक आता है। अच्छा, मैं एक और बात आपको बताता हूं, आपके पास हाइड्रोजन है, द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, हाइड्रोजन। इसका हमें रिलेटिव एटॉमिक मैस चाहिए, तो क्या करो, आप हाइड्रोजन का एक एटम लो, उसको इधर रखो और कार्बन 12 के साथ कंपेयर करो तो पता क्या चलेगा। हाइड्रोजन के एक एटम का मैस कार्बन 12 के एक एटम से 12 टाइम्स कम है, 12 गुना कम है। तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं ना इसका 1/12 टाइम कम है, मैं इसको 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 1। मोर एक्यूरेटली इसको मैं 1.008 AMU लिख देता हूं। मोर एक्यूरेटली, वो मोर एक्यूरेटली क्या है, वो स्टैटिस्टिकली डाटा उससे आपके पास आता है। ये मैंने आपको ना सिर्फ डेफिनेशन सब, अब डेफिनेशन आप खुद भी इसको बना सकते हैं। वो वाला कैसे, किसी रिलेटिव एटॉमिक मैस, द मैस ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मैस हम कैसे मालूम करते हैं? रिलेटिव एटॉमिक मैस हम मालूम करते हैं किसी एलिमेंट के एक एटम का वो मैस जो कार्बन 12 के एक एटम के साथ कंपेयर करके दिया गया है, दैट इज कॉल्ड द रिलेटिव एटॉमिक मैस। अच्छा, आगे हम बढ़ते हैं। यूनिट ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मैस। यूनिट, मेरा इस लफ्ज पे
इख्तलाफ है, इख्तलाफ है। पहले तो मैं बात ना जो आपने याद करनी है वो करता हूं। रिलेटिव एटॉमिक मास का जो यूनिट है वो है AMU। AMU इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट। AMU इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट। तो बुक्स कहती हैं कि रिलेटिव एटॉमिक मास जो है ना उसका यूनिट है AMU, और आपने भी ये ज़हन में रख लेना है। लेकिन मैं इख्तलाफ करता हूं। मेरा इख्तलाफ कुछ ऑथेंटिक बुक्स की बेस पे है, और वो इख्तलाफ बड़ा क्या है? मेरा इख्तलाफ ये है कि वो टर्म जो रिलेटिव होती है, जो किसी के साथ कंपेयर करके निकाली जाती है, रिलेटिव टर्म का कोई यूनिट नहीं होता। चूंकि ये एक रिलेटिव टर्म है तो इसका कोई, और इसका जो मैं आपको जो रेफरेंस दे रहा हूं वो केमिस्ट्री इन कॉन्टेक्स्ट, वेरी ऑथेंटिक बुक। तो जो मैंने जो कहा, मैंने कहा जो रिलेटिव टर्म है, रिलेटिव टर्म का नो यूनिट। लेकिन ये मेरी बात है, आप इस बात को ही अहमियत देंगे। अब आगे बढ़े। अब क्वेश्चन क्या है? ये AMU क्या है? ये AMU क्या है? ये एटॉमिक मास यूनिट, ये क्या चीज है? हम तो कहते हैं कि मैस, ये एटम के मैस के लिए टर्म इस्तेमाल हो रही। हम तो कहते हैं मैस होता है किलोग्राम, हम कहते हैं ग्राम होता है, हम कहते हैं मिलीग्राम होता है, माइक्रोग्राम होता है। तो फिर ये AMU, ये तो कोई ग्राम, मिलीग्राम, किलोग्राम नहीं है। व्हाट इज दिस? समझने की कोशिश करना। मैं आपको क्या समझाता हूं। देखो स्टूडेंट, आपके पास आपने काम क्या करना है? आपने वन एटम ऑफ C12 ले लेना है। मैं आपको AMU समझाने जा रहा हूं। कार्बन 12 का एक एटम ले लिया। ये मेरे पास कार्बन 12 का एटम आ गया। अब आपने इसका मैस ले लेना है। mass of C12, one atom of C12, one atom, mass of one atom of C12। ये मेरी पहली। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, यहां तक मैं आपको सिखाता हूं। देखो, आपने पढ़ा है कि अगर मेरे पास 6.022 क्रॉस 10⁻23, दिस वन इज एवोगाड्रो नंबर, इतने कार्बन एटम्स हैव मास। स्टूडेंट्स, अगर मेरे पास ना कार्बन के इतने एटम हो, उनका मास होता है 12 ग्राम। 12 ग्राम। आप कहते हैं ना, आप क्या लिखते हैं आप लोग? आप कहते हैं जी 12 ग्राम ऑफ कार्बन, दैट्स इक्वल टू 1 मोल एंड इट कंटेन्स 6.022 10⁻23 कार्बन एटम्स। यही बात मैंने लिखी है। मैंने क्या कहा है? मैंने कहा कार्बन 12 के इतने एटम, ये कार्बन 12 के इतने एटम्स ले लो, एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स ले लो, इतने एटम का मास, इतने एटम का वजन वो 12 ग्राम होता है। तो यही मैंने लिखा है। मुझे क्या चाहिए? मुझे एक एटम का मास चाहिए। अगर एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स का मास 12 ग्राम है तो एक एटम का मास यानी 1 कार्बन एटम, इसका मास, तो आप क्या करोगे? 12 डिवाइडेड बाय 6.022 10⁻23। जब इसको करोगे ना, डिवाइड कर लो, तो ये आपके पास 1.99 क्रॉस 10⁻23 ग्राम आ जाएगा। ये जो लिखा है ये क्या है? दिस इज द mass ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। अब मैं क्या करूं? ये जितना mass आया ना, इसका 12वां हिस्सा ले लो, यानी आपने इसका 1/12 पार्ट लेना है। ये मैं कैसे लूं? वेरी सिंपल, आप इसको 12 पर डिवाइड कर दें। जब आप इस वैल्यू को 12 पे डिवाइड करेंगे, इसका मतलब है जो आंसर आएगा वो इस वैल्यू का 1/12 है। अब जब आप डिवाइड करेंगे तो पता है आंसर क्या आएगा? आंसर जो आएगा दैट विल बी 1.661 क्रॉस 10⁻27 kg। ग्राम में लाना चाहते हो? 1.661 क्रॉस 10⁻24 ग्राम। मिलीग्राम में लाना चाहते हो? आप 3 और कम कर दो, -21 आ जाएगा, यानी 1.661 10⁻21 मिलीग्राम। ये क्या आ गया? ये है, अब ये जो मैंने लिखा ये है क्या? ये कार्बन 12 के एक एटम का मास, कार्बन 12 के एक एटम का मास, उसका 12वां हिस्सा है। ये जो वैल्यू आपके सामने आई है ना, दिस इज कॉल्ड 1 AMU, इसको कहते हैं। अब आप ये जो मैंने सारी बातें आपको समझाई है ना,
इस बात को आप अप्लाई कर लो, यानी 1 AMU क्या होगा, 1/12 12वां हिस्सा, 1/12 द मैस ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12, कार्बन 12 के एक एटम के मैस का 1/12 पार्ट वो इतना आता है, एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1 AMU। अब मैं आपसे कहूंगा कि 1 AMU कितना होता है, तो आप कहेंगे जी इतनी वैल्यू जो है ना ये 1 AMU है। ये आपने कहां से लाई है, उसके पीछे आप ये सारी बातें बताएंगे। ये जो मैंने आपको बताया ना, ऑल दिस इज अबाउट द रिलेटिव एटॉमिक मास। हम अब अगली टर्म की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट अब हम मूव करते हैं फ्रैक्शनल और एवरेज एटॉमिक मास। मैं पहली बात करूंगा, ये टर्म जो है ना इट इज आल्सो फॉर एलिमेंट्स, तो एलिमेंट्स का एवरेज या फ्रैक्शनल एटॉमिक मास। अच्छा, इसको हम फ्रैक्शनल क्यों कहते हैं? वेरी सिंपल, एक मैंने भी आपको बताया, एक होता है होल नंबर, एक होता है फ्रैक्शन, एक होल नंबर और एक फ्रैक्शन। ये अगर मैं लिखता हूं ना 35.5, दिस वन इज अ फ्रैक्शन। मैं लिखता हूं ना 20.18, दिस वन इज अ फ्रैक्शन। मैं लिखता हूं ना 1.008, दिस वन इज अ फ्रैक्शन। तो जब हम ये कैलकुलेशन करेंगे और जब हम ये एटॉमिक मास मालूम करेंगे तो वो हमेशा फ्रैक्शन में आएगा। होल नंबर, मैस नंबर भी हमने डिस्कस किया ना, मैस नंबर होल नंबर में आता है, लेकिन ये दूसरा क्या, एवरेज। व्हाई दिस वन इज कॉल्ड एवरेज? इसके लिए आपको एक बात ज़हन में बिठानी पड़ेगी कि हम किसी भी एलिमेंट का एवरेज या फ्रैक्शनल एटॉमिक मास कैलकुलेट कैसे करते हैं। इसके लिए हमें दो चीजों की जरूरत है, दो चीजें चाहिए। एक चीज जो हमें चाहिए नंबर 1 पे, वो है आइसोटोपिक मास, आइसोटोपिक मास। दूसरी चीज जो हमें चाहिए वो है relative abundance of isotopes, relative abundance of isotopes। एग्जांपल पे आ जाओ, मेरे पास ना नियॉन है बेटा जी, नियॉन इज एन एलिमेंट। मैं नियॉन का रिलेटिव या एवरेज एटॉमिक मास जानना चाहता हूं। वो कहते हैं दो चीजें चाहिए आपको, इसका आइसोटोपिक मास चाहिए, आपको इसका आइसोटोपिक मास चाहिए, और आपको रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप चाहिए। नियॉन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, यू नो, नियॉन 1020, नियॉन 1021, नियॉन 1022। दीज आर 3 आइसोटोप्स ऑफ नियॉन। अब करना क्या है, करना आपने ये है कि ये वाला जो है ना, दिस वन is the isotopic masses of these isotopic masses। और दूसरी बात, आपको इनकी relative abundance भी आनी चाहिए। आप इसको जानते हैं, इसकी relative abundance 90.92% है, इसको जानेंगे ये 0.256% है, इसको 8.86% है। दो चीजें मुझे पता चल गई। मैं बार बार टारगेट पे आता हूं। आप जानना क्या चाहते हैं, नियॉन एक एलिमेंट है, I want to calculate the average atomic mass of neon। मुझे दो चीजें चाहिए, नियॉन के जितने भी आइसोटोप्स हैं हर एक का आइसोटोपिक मास 10, 20, 21, 22। मुझे इन आइसोटोप्स की रिलेटिव अबंडेंस चाहिए, एंड दिस वन इज द रिलेटिव। कहां से मालूम करते हैं रिलेटिव अबंडेंस? रिलेटिव अबंडेंस इज डिटरमिन्ड फ्रॉम मास स्पेक्ट्रोमेट्री। ये आपको पता है, ये रिलेटिव अबंडेंस कहां से मालूम की जाती है? ये मास स्पेक्ट्रोमेट्री से मालूम की जाती है। ये वहां से आप इसको मालूम करते हैं, ये जो वैल्यू आ गई। अब वेरी सिंपल कैलकुलेशन, काम आपने ये करना है, आपने ये जो आइसोटोपिक मास है उसको रिलेटिव अबंडेंस से मल्टीप्लाई करना है, प्लस आइसोटोप का मास रिलेटिव अबंडेंस से मल्टीप्लाई, प्लस आइसोटोपिक मास 22 मल्टीप्लाई बाय 8.86। आपने तीनों आइसोटोप्स के बारे में कर दिया। अब इसको आप डिवाइड कर दें। नाउ इट इज डिवाइडेड बाय 100। द आंसर विल बी 20.18 एंड यू हैव टू पुट द AMU। दिस वन इज द यूनिट फॉर दिस। इसका मतलब है ये जो आपके पास वैल्यू आई है, दिस इज कॉल्ड एवरेज, दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शनल एटॉमिक मास ऑफ नियॉन। ये नियॉन का बिल्कुल इसी तरह एक और एग्जांपल आपको गुजार करता हूं। आपके पास ना अब टारगेट आ गया नंबर 2 पे कि क्लोरीन इज अनदर एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक, दिस वन इज हैलोजन। ये एक एलिमेंट है, हैलोजन है। मैं इसका रिलेटिव एटॉमिक में एवरेज एटॉमिक मास जानना चाहता हूं। क्या चाहिए मुझे? दो चीजें चाहिए, 1, 2। इट हैज 2 आइसोटोप्स।
chlorine 1735, chlorine 1737. It has two isotopes. This one is the isotopic mass of this isotope. This one is the 1737. This one is the isotopic mass. ये isotopic mass है, हो गया। अब क्या चाहिए? relative abundance चाहिए। स्टूडेंट हम मैस स्पेक्ट्रोमीट्री से दोनों आइसोटोप्स की relative abundance लेते हैं। इसकी जो relative abundance है, ये मैं RA relative abundance, ये है 75.53%, मोर एक्यूरेट ये है 24.47%। अब क्या करना है? जो पहले ऊपर आपको बताया वो क्या, आपने ना आइसोटोपिक मैस को रिलेटिव अबंडेंस के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी 35 मल्टीप्लाई बाय 75.53 प्लस 37 मल्टीप्लाई बाय 24.47, दोनों हो गए। अब नाउ इट इज डिवाइडेड बाय 100। द आंसर विल बी 35.489, मैं इसको ना 35.5 कह देता हूं, और साथ क्या आ गया? AMU, ये आपके पास आ गया। व्हाट इज दिस? दिस वन इज द एवरेज और फ्रैक्शनल एटॉम। स्टूडेंट, मैसेज ऑफ एटम के लिए तीन टर्मिनोलॉजी मैंने आपके साथ डिस्कस की, तीन टर्म्स को डिस्कस किया। मैंने मैस नंबर को डिस्कस किया, मैंने रिलेटिव एटॉमिक मैस को डिस्कस किया, और मैं फ्रैक्शनल या एवरेज। ये तीनों जो टर्म्स हैं इनका ताल्लुक किससे है? एलिमेंट्स। अब व्हाट अबाउट कंपाउंड्स? कंपाउंड्स के मैसेज के लिए हम कौन सी टर्म्स इस्तेमाल करें? अब कंपाउंड्स बेसिकली दो किस्म के, एक कोवलेंट कंपाउंड जिसे हम मोलेकुलर कंपाउंड कहते हैं, और दूसरा आयनिक कंपाउंड। ये जो मोलेकुलर कंपाउंड है इनके मैसेज के लिए हम मोलेकुलर मैस की टर्म इस्तेमाल करते हैं, और ये जो आयनिक कंपाउंड है इनके मैसेज के लिए हम फॉर्मूला मैस की टर्म इस्तेमाल करते हैं। अब ये मोलेकुलर मैसेज क्या है, फॉर्मूला मैसेज क्या है, ये आपको ये एक्चुअली दिस इज वन इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर पीएमसी सिलेबस, इसलिए मैं आगे बढ़ता हूं। दो टर्मिनोलॉजी, बड़ी खूबसूरत टर्मिनोलॉजी। पहली बात मैं आपको याद करवाना चाहता हूं। अच्छा, मैं अब आपको ना केमिकल फार्मूला जो है ना, केमिकल फार्मूला, तो इसमें दो चीजें, एक को हम कहते हैं इंपिरिकल फार्मूला, इंपिरिकल फॉर्मूला। मैं इसको EF से रिप्रेजेंट करूंगा, और सेकंड वन यू हैव द मोलेकुलर फॉर्मूला, मैं इसको MF से रिप्रेजेंट करता हूं। मोलेकुलर फार्मूला, इंपिरिकल फार्मूला। स्टूडेंट्स, पहली बात, आपको इसकी बेसिक डेफिनेशन आनी चाहिए। मैं वो लिखता हूं, उसके अंदर छुपे अल्फाज वो आपको समझाता हूं। इंपिरिकल फार्मूला is a chemical formula which shows simplest whole number ratio between atoms of different elements in a compound. This one is the definition of empirical formula. पहले आप ना आगे मोलेकुलर फार्मूला की डेफिनेशन फिर मैं कंपेयर करता हूं। This one is also a chemical formula which shows exact number of atoms of different elements in a molecule of a compound। तो एक कंपाउंड, उसके मॉलिक्यूल में ये एटम्स की एग्जैक्ट तादाद क्या है उसको बताता है। ये मोलेकुलर फार्मूला। अब जरा ना अल्फाज पे गौर करना। इंपिरिकल फार्मूला, द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। केमिस्ट्री में कोई भी टर्म्स फजूल इस्तेमाल नहीं होती, हर एक के पीछे लॉजिक है, इल्म है, इंफॉर्मेशन है, हर एक टर्म की हिस्ट्री है। सिंपलेस्ट मीन, अगर मैं इंग्लिश में कहूं, इजी टू अंडरस्टैंड, यानी वो बात जो आपको आसानी से समझ आ जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? सिंपलेस्ट, आसानी से समझ आने वाली।
होल नंबर तो आप बार, फ्रैक्शन और होल नंबर बार बार हम बात कर रहे हैं। देखो जरा मैं इसको जरा एक्सप्लेन करता हूं। मैं आपसे कहता हूं बेटा जी आपके पास ये रेशियो है 150। अब कहते सर क्या ये आसान हो सकती है? मैं कहता हाँ हम इसको आसान कर देते हैं। मैं इसको कर देता हूं जी 50-25। सर क्या ये मजीद भी आसान हो सकती? व्हाई नॉट? ये हो गया 2-1। मजीद हो सकती? नो। अब हम क्या कहेंगे? अब हम कहेंगे दिस वन इज अ सिंपलेस्ट होल, यानी ये बात हमें इसकी निस्बत ही आसानी से समझ आती है। दिस वन इज इजी टू अंडरस्टैंड होल नंबर रेशियो। होल नंबर 2, 1, 3, 5 ये होल नंबर है बिटवीन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन अ कंपाउंड। तो ये कंपाउंड में मतलब मेरे पास ये H2O है ना, H2O। अगर मैं एटॉमिक रेशियो की बात करूं, इसमें ये बता रहा है कि ये 1 है, ये 2 है, यानी हाइड्रोजन, वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान 2-1 की रेशियो। ये एटॉमिक रेशियो कह रहा हूं, मैसेज रेशियो नहीं कह रहा, एटॉमिक रेशियो। अगर मैसेज रेशियो लेनी है तो आपको पता है कि ऑक्सीजन जो है ये 32 है और 2 हाइड्रोजन हैं, तो ये आपके पास 2 आ जाएगा। तो आपके पास इसको ये हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा 16। तो ये जो 116 है दिस इज द मैस रेशियो, और ये क्या है? दिस वन इज द एटॉमिक रेशियो। अब आ जाओ मोलेकुलर फार्मूला, द फार्मूला विच शोज द एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। इसमें ना लफ्ज मॉलिक्यूल आ रहा है, ये यानी फॉर मोलेकुलर फार्मूला फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो द मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। मॉलिक्यूल आ गया तो मॉलिक्यूल में एटम्स के दरमियान, मॉलिक्यूल में हर एलिमेंट के जो एटम्स उनके, मसलन मैं कहता हूं व्हाट इज द मोलेकुलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज, यू से सर C6H12O6, दिस वन इज द मोलेकुलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। अब ये फार्मूला क्या बता रहा है? ये ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल, बड़ी खूबसूरत बात, ये ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल भी है, ये ग्लूकोज का मोलेकुलर फार्मूला भी है। ये हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है कि ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में, in a molecule of glucose there are 6 carbon atom, 12 hydrogen atom, 6 oxygen atom. So it shows the exact number of atoms of different element. Carbon is an element, it has 6 atoms. Hydrogen is an element, it has 12 atoms. Oxygen is the element, it has 6 atoms. तो किसी भी मॉलिक्यूल में एलिमेंट के एग्जैक्ट एटम्स की तादाद हमें कौन बताता है? मॉलिक्यूल। और सिंपलेस्ट होल टेम्परेचर रेशियो बिटवीन एटम्स ये हमें कौन बताता है? एम्पिरिकल। दोनों अलग अलग बातें बताते हैं। मैं एक ना 3-4 खूबसूरत एग्जांपल से ये बात मजीद क्लियर करने की कोशिश करता हूं। आइए देखो जी स्टूडेंट, अब मैं ना इसमें 6 सब्सटेंसेस आपके सामने लेता हूं। मैं लेता हूं वाटर, मैं लेता हूं मीथेन, मैं बात करता हूं ग्लूकोज की, और मैं यहां पे बात करूंगा बेंजीन की। ये वो मैं लिख रहा हूं कंपाउंड जो आपको अच्छी तरह याद है। मैं सोडियम क्लोराइड का जिक्र करता हूं, सोडियम क्लोराइड, और मैं कैल्शियम कार्बोनेट की बात करता हूं, कैल्शियम कार्बोनेट। ये मैंने ना 6 डिफरेंट सब्सटेंसेस लिए। अब जरा ना मैं बताना क्या चाह रहा हूं, मैं आपको ना 5-6 सेंटेंसेस, 5-6 बेसिक कॉन्सेप्ट को याद करवाने की कोशिश कर रहा हूं स्टूडेंट्स। अब वाटर इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ वाटर। द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ वाटर इज H2O। मोलेकुलर फार्मूला ऑफ वाटर H2O। इसका मतलब दोनों सेम है। मीथेन CH4 is the empirical formula of methane and CH4 is the molecular formula of methane। पहली बात जो आपने याद रखनी है, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनका एम्पिरिकल और मोलेकुलर फार्मूला सेम होता है, जस्ट लाइक वाटर, मीथेन, और भी बहुत सारे हैं जिनका एम्पिरिकल और मोलेकुलर फार्मूला सेम है। अब एंटीटेस्ट क्या कहता है? एंटीटेस्ट कहता है आपको ना इन दोनों के दरमियान, एम्पिरिकल और मोलेकुलर फार्मूला के दरमियान रिलेशन आना चाहिए। रिलेशन वेरी सिंपल, रिलेशन है मोलेकुलर फार्मूला दैट इज इक्वल टू n इनटू एम्पिरिकल फार्मूला। ये पता होना चाहिए रिलेशन बिटवीन मोलेकुलर एम्पिरिकल। अब व्हाट इज n? n is molecular mass over empirical formula mass. This is called n. अब जरा सुनना,
ये जो मैंने गुफ्तगू की है पहली कि कुछ बहुत सारे कंपाउंड जिनका इंपिरिकल मोलेकुलर फार्मूला सेम होता है, फॉर सच कंपाउंड द वैल्यू ऑफ n इज 1 एंड द 1 इज कॉल्ड यूनिटी। दिस वन इज द एमसीक्यू जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अगर इंपिरिकल फार्मूला H2O है तो 1 से मल्टीप्लाई करें तो वही आपका क्या बन जाएगा, मोलेकुलर फार्मूला बन जाएगा। तो इन केस दोज कंपाउंड in which empirical molecular formula are same, for those compound the value of n is 1 and 1 is also called unity। अब आगे बढ़े, मेरे पास आ गया ग्लूकोज। ग्लूकोज का मोलेकुलर इंपिरिकल फार्मूला CH2O है एंड मोलेकुलर फार्मूला C6H12O6। Similarly for benzene the empirical formula is CH and its molecular formula is C6H6। अब ये जो मैंने दो कंपाउंड्स लिए इनके बारे में मैं क्या कहूंगा कि बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनका इंपिरिकल और मोलेकुलर फार्मूला डिफरेंट है। अब इनके लिए अगर आप देखेंगे, इनके लिए द वैल्यू ऑफ एन फॉर ग्लूकोज इज 6 एंड सिमिलरली द वैल्यू ऑफ एन फॉर बेंजीन इज आल्सो 6। यानी अगर आप बेंजीन के इंपिरिकल फार्मूला को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इसका मोलेकुलर फार्मूला बन गया। दो बातें और स्टूडेंट, आपने ना सेकंड ईयर में पढ़ा है कि वो कंपाउंड जिनका मोलेकुलर फार्मूला सेम होता है, दे आर कॉल्ड द आइसोमर्स। जैसे आप ग्लूकोज के साथ साथ फ्रुक्टोज की बात कर लो, अब फ्रुक्टोज और ग्लूकोज दोनों का मोलेकुलर फार्मूला C6H12O6 है, लिहाजा बोथ दीज आर आइसोमर्स। एक और भी टर्म है जिसका मुझे आज तक पता नहीं चला, अगर आपको पता चल जाए तो बता देना, कि कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी होते हैं जिनका इंपिरिकल फार्मूला सेम होता है। जैसे बेंजीन का इंपिरिकल फार्मूला CH है बेटा जी, बिल्कुल इसी तरह एसिटाइलिन जिसे आप इथाइन कहते हैं, एसिटाइलिन का भी इंपिरिकल फार्मूला जो वो CH ही होता है। यानी बेंजीन और एसिटाइलिन का इंपिरिकल फार्मूला सेम है। अगर मोलेकुलर फार्मूला सेम हो तो उसे हम कहते हैं आइसोमर्स। अगर इंपिरिकल फार्मूला सेम हो तो उसे हम क्या कहते हैं? This one is to know. We have these two compounds. First of all, it should be kept in mind these two are ionic compounds. ये ionic compounds हैं और ऊपर मैंने जितने भी बार डिस्कस किए all these are molecular compounds. ये molecular compounds हैं। अब मैं ionic compounds की तरफ आ रहा हूं। Sodium chloride. What is the empirical formula of sodium chloride? Very simple, NaCl. NaCl is the empirical formula of sodium chloride. What is the molecular formula of sodium chloride? No. सोडियम क्लोराइड का कोई मोलेकुलर फार्मूला नहीं है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, this one is the empirical formula of calcium chloride. What is the molecular formula of calcium chloride? No, it does not have any molecular formula. Why? पहली बात तो ये बनी, molecular compounds have empirical as well as molecular formulas. Molecular compounds empirical molecular formulas रखते हैं। ionic compound they only have the empirical formula, they do not have the molecular formula. Why? ionic compound का molecular formula क्यों नहीं होता? Because they do not exist in the form of molecule. molecular formula के लिए हम उस मॉलिक्यूल में एटम की एग्जैक्ट तादाद लेते हैं। They do not exist in the form. What is NaCl CO3? क्या ये मॉलिक्यूल नहीं है? No. These are formula unit. तो ये मॉलिक्यूल्स हैं। मोलेकुलर फार्मूला के लिए we need the molecules. ये जो मैंने लिखे हैं C6H12O6. This one is not only the molecular formula of glucose, it also represent 1 mole of glucose. मेरी एक बात पे बड़ी मैं बारीक बात बताने जा रहा हूं। देखो, जब आप लिखते हैं ना H, ये दो बातों को रिप्रेजेंट करता है। दिस वन इज एन एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड दिस वन इज अ सिंबल ऑफ हाइड्रोजन। मैं आपसे कहूँ ना बेटा हाइड्रोजन का एक एटम लिखो, यू विल राइट H। मैं आपसे कहता हूं पीरियोडिक टेबल में व्हाट इज द सिंबल ऑफ हाइड्रोजन, यू विल राइट H। तो H रिप्रेजेंट 2। सिमिलरली व्हेन आई राइट H2O, व्हाट इज दिस? ये तीन चीजें हैं। This one is a molecule of water. This one is an empirical formula of water. This one is a molecular formula of water.
मैं कहता हूं स्टूडेंट राइट डाउन अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, यू विल राइट H2O. मैं कहता हूं व्हाट इज द एम्पिरिकल फार्मूला वाटर, यू विल राइट H2O. मैं कहता हूं व्हाट इज द मोलेकुलर फार्मूला वाटर, यू विल राइट H2O. ये H2O इन तीन बातों को रिप्रेजेंट करता है. इन बातों, ये मैंने कुछ बातें आपको एम्पिरिकल और मोलेकुलर फार्मूला के बारे में बताई. आगे हम बढ़ते हैं. कैलकुलेटिंग एम्पिरिकल फार्मूला. मैं एम्पिरिकल फार्मूला किसी कंपाउंड का लेना चाहता हूं. अब इसके लिए यू हैव टू फॉलो 4 स्टेप्स. द फर्स्ट वन, यू हैव टू कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन. Second one, you have to find the number of moles. I will also write it number of gram atom. The third one, you have to calculate atomic ratio of each element. And the fourth one, if atomic ratio is in whole number, you have to convert, if atomic ratio is in fraction, you have to convert that into whole number. ये चौथी बात आ गई, यानी फ्रैक्शनल रेशो को आप होल नंबर रेशो में कन्वर्ट करेंगे. ये चौथी बात. पहली बात, अब ये याद नहीं करने, ये पॉइंट्स याद नहीं करने, इनको सीखना है. अब जरा ना मेरी बात को समझना. मैं आपको टारगेट देता हूं, बेटा जी आप ग्लूकोज का मुझे इंपीरिकल फार्मूला बताओ, और फिर ग्लूकोज का मोलेकुलर फार्मूला क्या होता है ग्लूकोज का. अब पहला काम क्या करेंगे, अब पहले आपने इंपीरिकल फार्मूला ग्लूकोज का, और फिर हम किधर बढ़ेंगे, हम इसके मोलेकुलर फार्मूला की तरफ भी बढ़ेंगे. अच्छा, ग्लूकोज का इंपीरिकल फार्मूला जानने के लिए यू हैव टू फॉलो दीज 4 स्टेप्स. द फर्स्ट इज परसेंटेज कंपोजिशन. मतलब क्या है परसेंटेज कंपोजिशन, पहले माननी तो समझो ना. परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ग्लूकोज का मतलब है कि ग्लूकोज में जितने भी एलिमेंट हैं, ग्लूकोज में 3 एलिमेंट्स हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है. These 3 elements are present in glucose. ग्लूकोज में जितने भी एलिमेंट हैं, आपने हर एक एलिमेंट की परसेंटेज मालूम करनी है. परसेंटेज मालूम करें, परसेंटेज. तो किसी भी कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट्स हों, हर एक की परसेंटेज कैलकुलेट करना, दिस इज कॉल्ड परसेंटेज कंपोजिशन. अब हाउ टू कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन, वी हैव टू वे. 2 तरीके हमारे पास. पहला वे है थ्योरेटिकली. दूसरा वे है प्रैक्टिकली. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस द थ्योरेटिकल वे. हम थ्योरेटिकली परसेंटेज कंपोजिशन कैसे कैलकुलेट करें थ्योरेटिकली. बेटा जी उसके लिए यू हैव द फार्मूला. आप क्या जानना, ये ग्लूकोज है, मैं आपको मोलेकुलर फार्मूला पहले लिख देता हूं, C6H12O6. अब फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसका मोलर मैस निकालो, मोलेकुलर मैस निकालो. कार्बन 6, इसका मतलब 6 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 12 क्या है, 12 इज द एटॉमिक मैस ऑफ 1 कार्बन एंड यू हैव 6 कार्बन. ये 1 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 6 एंड हियर यू हैव 1 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 16. इस सब को ऐड करो, द आंसर विल बी 180. मैं ग्राम पर मोल भी लिख देता हूं. तो 180 इज द मोलेकुलर मैस ऑफ ग्लूकोज. एक तो बात यह. अब परसेंटेज ऑफ कार्बन का मतलब क्या है कि 180 में से कार्बन का कितना हिस्सा है. कार्बन का हिस्सा 12 6 72. तो 70. अब मैं क्या करूंगा, परसेंटेज ऑफ कार्बन मुझे चाहिए. तो ग्लूकोज में कार्बन का हिस्सा कितना है, 72. 72 over 180 मल्टीप्लाई बाय 100. इसको कैलकुलेट कर लो. अच्छा, अगर मैं परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन की बात करूं, क्या करोगे भला. परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन के लिए, अब हाइड्रोजन इसका मैस 12 ओवरऑल 180, तो 12 ओवर 180 मल्टीप्लाई बाय 100. अच्छा जरा मुझे बताओ ऑक्सीजन के लिए आप क्या करेंगे. ऑक्सीजन का मैस आपके पास 96 है, तो 96 डिवाइडेड बाय 180 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपके पास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन. ये जो आप कर रहे हैं ना, ये आपके पास थ्योरेटिकली है. आपसे एग्जाम में ना इस किस्म का क्वेश्चन आएगा. मतलब आपको कहा जाता है कि यू हैव द अमोनिया NH3, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन. कैसे करोगे, अमोनिया में 2 एलिमेंट्स हैं, नाइट्रोजन हाइड्रोजन.
दोनों की परसेंटेज कैलकुलेट करो। कैसे करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू नो द mass of molecular mass of ammonia. नाइट्रोजन 1 है 14, हाइड्रोजन 3 है, एक हाइड्रोजन 1 3 का 3, और ये टोटल हो गया 17। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन 14 over 17 मल्टीप्लाई बाय 100, ये रफली आंसर 83% है। इन अमोनिया द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज 83%। बताओ व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन? मैं कोई कैलकुलेशन नहीं करूंगा, मैं कहूंगा 17%। ये कैसे निकालिए भाई? देखें, दो एलिमेंट्स है ना, दोनों की परसेंटेज का सम 100 होना चाहिए। अगर एक ही परसेंटेज का आपको पता चल गया ना, तो 100 में से 83 को निकाल दो, तो बाकी जो बचेगा दैट इज द परसेंटेज ऑफ अदर एलिमेंट। इस वे से आप थ्योरेटिकली किसी भी कंपाउंड की परसेंटेज कंपोजिशन प्रैक्टिकली कैसे निकाल? प्रैक्टिकली वी हैव अ लॉट ऑफ मेथड्स। वी हैव द एलिमेंटल एनालिसिस, we have the combustion analysis, we have the Dumas method, we have the Jaldal's method. These are various methods which are used to calculate, to practically determine the percentage composition. हमारे सिलेबस में we have the combustion analysis. बेटा जी आप इसको अच्छी तरह पढ़ते हैं combustion analysis। combustion analysis ऐसे कंपाउंड की परसेंटेज कंपोजिशन मालूम करने के लिए की जाती है जिसमें, ये हमारी बुक कह रही है, जिसमें कार्बन हो, हाइड्रोजन हो और ऑक्सीजन हो। ये हमारी बुक कहती है। मैं ऐसे इख्तलाफ करने का हक रखता हूं और करता हूं। तो बहरहाल, तो ऐसे कंपाउंड जिसमें ये 3 एलिमेंट्स मौजूद हो, उन कंपाउंड्स का इंपीरिकल फार्मूला, उनका मोलेकुलर फार्मूला, वो कैलकुलेट करने के लिए हम कंबस्शन एनालिसिस, बेसिकली तो कंबस्शन एनालिसिस परसेंटेज कंपोजिशन को मालूम करती है ना। जब हमारे पास परसेंटेज कंपोजिशन आ जाती है, फिर हम इन 4 स्टेप्स का इस्तेमाल करके इंपीरिकल फार्मूला ले लेते हैं। और अगर हमारे पास मोलेकुलर मैस भी दिया गया हो, तो हम उस इंपीरिकल फार्मूला से मोलेकुलर फार्मूला भी मान। अगर मैं आपसे कहूं ना कि हाउ टू कैलकुलेट द मोलेकुलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल कैलकुलेट द परसेंटेज, डिटरमिन द परसेंटेज कंपोजिशन, फिर आप इंपीरिकल फार्मूला निकालेंगे, फिर आप मोलेकुलर फार्मूला निकालेंगे। तो परसेंटेज कंपोजिशन को मालूम करने के लिए आप किसका सहारा लेंगे? कंबस्शन एनालिसिस का। अब कंबस्शन एनालिसिस का पूरा प्रोसीजर स्टडी करो, मैं उसकी तरफ नहीं जाना चाहता। उसमें आप 2 चीजें इस्तेमाल करते हैं, वो एंटी टेस्ट है। एक उसमें आप यूज करते हैं MgClO4 टेकन ट्वाइस, मैग्नीशियम, इसे कहते हैं, मैं उर्दू में लिखूंगा, मैग्नीशियम पर क्लोरेट। इसके ना फार्मूला में, इसके नाम में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ये पर क्लोरेट है, ये क्लोरेट नहीं है, ये हाइपोक्लोराइट नहीं है, ये क्लोराइड नहीं है, ये मैग्नीशियम पर क्लोरेट है। अच्छा, कैल्शियम पर क्लोरेट भी यूज हो सकता है, मैग्नीशियम पर क्लोरेट भी यूज हो सकता है। ये क्या है? दीज आर वाटर एब्जॉर्बर। एक खास तरीन बात, ये वाटर को अब्सॉर्ब कैसे करते? क्या ये वाटर के साथ केमिकल रिएक्शन करते हैं? आंसर है नो। ये वाटर को अपने अंदर जज़ब कर लेते हैं फिजिकली। जैसे हम कहते हैं फोम जो है, फोम, उस पे पानी गिराएं तो वो पानी को जज़ब कर लेता है। अब फोम वाटर के साथ केमिकल रिएक्शन नहीं करता, वो वाटर को फिजिकली अपने साथ, यानी फोम में जो फाइबर्स होते हैं वो वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप कर सकते हैं। फिर आप उसको निचोड़े, उसमें से वाटर निकल जाता है। तो इसका मतलब है कि ये जो वाटर को अब्सॉर्ब करते हैं, दिस वन इज अ फिजिकल मेथड। उससे दूसरी बात, दूसरी जो चीज हम इस्तेमाल करते हैं ना नंबर 2 पे, दैट इज 50% KOH। मैं यह बड़ी खास बात कर, मैं कहता हूं यहां KOH इस्तेमाल नहीं करना, 50% KOH लेना है, यानी 50% उसमें पानी और 50% KOH, वो सोल्यूशन आपने यूज करना। अच्छा, हम प्योर KOH यूज क्यों नहीं करते? प्योर KOH यूज करोगे तो वो पिछला जो कंपार्टमेंट है जिसमें वाटर अब्सॉर्ब हो रहा है, प्योर KOH इज आल्सो द वाटर अब्सॉर्बर। ये पिछले कंपार्टमेंट से वाटर को भी अब्सॉर्ब कर लेगा। हम इसको कहते हैं ये वाटर अब्सॉर्ब ना करे, वो मैग्नीशियम परक्लोरेट को करने दे। ये क्या करे? ये दिस वन इज CO2 एब्सॉर्बर। क्या ये भी कार्बन डाइऑक्साइड को
फिजिकली अब्सॉर्ब कर? आंसर है नो। ये क्या करता है, ये KOH के साथ ये कार्बन डाइऑक्साइड KOH आपस में रिएक्ट करते हैं, पोटेशियम कार्बोनेट बनता है, यानी ये केमिकल मेथड है, केमिकल मेथड। बेटा जी ये दो बातें आपने याद रखनी। इसके बाद फिर आप क्या मालूम करते हैं, आप कैलकुलेशन करते हैं, परसेंटेज ऑफ कार्बन मालूम करते हैं, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। इन दोनों के फार्मूलाज आपको आते हैं, इन दोनों के फार्मूला, मैं उनके फार्मूलाज में नहीं जान। अच्छा चले, कार्बन की परसेंटेज एक फार्मूला के जरिए, हाइड्रोजन की परसेंटेज एक फार्मूला के जरिए, ऑक्सीजन की परसेंटेज, तो ऑक्सीजन की परसेंटेज जो है वो हम मेथड ऑफ डिफरेंस से निकालते हैं। ये मेथड ऑफ डिफरेंस क्या है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन लेना है ना, 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, ये मेथड यूज करके। स्टूडेंट आज के इस लेक्चर में मैंने आपको PMC MD-CAT उसका यूनिट 1 जो है ना, उसका पहला हिस्सा आपको समझाया। आज हमारा मेन टारगेट जो है ना वो रहा मैसेज ऑफ एटम, यानी एटम के मैसेज के बारे में कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी, और फिर हमने इंपिरिकल मोलेकुलर फार्मूला उसको डिटेल से डिस्कस किया। अल्लाह ताला आप पर फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप पर करम फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।